अस्सलाम वालेकुम मैन, वेलकम टू फास्ट स्पोर्ट्स। यू आर वाचिंग गोल्डन बुड। आई एम योर होस्ट अली मिर्ज़ा और मेरे साथ मौजूद है मिस्टर सहर याब अफरीदी। और आज के प्रोग्राम में मैचेस हैं, कुछ फ्रेंच लीग के मैचेस हैं, कुछ बुंडेसलीगा के मैचेस हैं, इटालियन सीरी आ के मैचेस हैं। आज इनको डिस्कस करने जा रहे हैं हम प्रोग्राम में। और ला लीगा को कैसे हम भूल सकते हैं। ला लीगा ने बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको फ़ैन बनाया है फुटबॉल का, उसमें चाहे बार्सिलोना हो, चाहे रियल मैड्रिड हो, चाहे रोनाल्डो हो, चाहे मेसी। और ये दोनों प्लेयर्स ही ऐसे हैं जिन्होंने मुझे खैर जो गेम्स अफरीदी आप खेलते हैं ना, उसमें मुझे इंट्रोड्यूस यानी मेरे वो भांजे ने करवाया था कि उसमें बार्सिलोना और रियल मैड्रिड छाई रही है काफ़ी अर्सा। बिल्कुल फीफा में बिल्कुल। तो उसको हम कैसे भूल सकते हैं। उसके कुछ मैचेस हैं वो भी आज प्रोग्राम में शामिल करेंगे। और उसके साथ साथ आज प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे एक हमने रिपोर्ट तैयार की है आप लोगों के लिए। और वो रिपोर्ट जो है वो है एसी मिलान के प्लेयर्स के बारे में। आपको मालूम होगा कि नंबर्स होते हैं हर प्लेयर की जर्सी के, इनके कुछ और ही नंबर्स हैं। और वो नंबर्स हैं क्या, कहाँ से शुरुआत हुई, क्या हुआ, उस सारे उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे आज के प्रोग्राम में। और उसके बाद प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे कुछ ट्वीट्स और कुछ वीडियोस हैं हमारे पास जिनको आपके लिए लेकर आए हैं। सबसे पहले आज प्रोग्राम में जिस मैच की हम बात करने जा रहे हैं, वन ऑफ द बेस्ट मैच, अगर आप इसको फ्रेंच लीग का कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि पीएसजी का ये मैच हुआ है लियल के साथ। और पीएसजी का डाउनफॉल चल रहा था, डाउनफॉल समझ लें या बैड रन कह लें, जो भी कह लें। बड़े बड़े प्लेयर्स जो हैं वो नज़र नहीं आ रहे थे परफॉर्म करते हुए। और नेमार की भी खबरें काफ़ी गर्म थी कि वो जा रहे हैं, ट्रांसफ़र हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप बात करें तो बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है पीएसजी ने। कितनी ज़बरदस्त थी वो तो हम स्टैट्स पे नज़र डालते हैं। 4-3 से ये मैच पीएसजी ने जीता है और 3 गोल भी करवा दिए। अब डिफेंस लाइन कैसी थी ये अफरीदी में बताएंगे। स्टैट्स आपके सामने हैं। 4-3 से ये जीता है मैच। 12 शॉट्स थे पीएसजी की तरफ से, जबकि लियल की तरफ से 16 थे शॉट्स ऑन टारगेट, 7 थे लियल की तरफ से, जबकि 10 थे पेरिस के सेंट जर्मन की तरफ से। पोजेशन आप देख रहे हैं 46% था पीएसजी के पास, 54% जो है वो लियल के पास था। और पास एक्यूरेसी, फाउल्स, कॉर्नर्स, 6 कॉर्नर्स है लियल के पास, जबकि 3 थे पीएसजी के पास। अफरीदी मुझे तो नहीं लगता कि बड़ी को कन्विंसिंग विक्ट्री हुई है, लेकिन इस मैच की हाइप इसलिए क्रिएट होगी कि वो हम बाद में डिस्कस भी करेंगे। वो जो गोल एक कर दिया था मेसी ने, पीएसजी की परफॉर्मेंस सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ इस मैच में और पिछले मैचेस में। मुझे तो वैसी ही लग रही है, मुझे लगता है तुक्के से जीत गए ये मैच। आप क्या कहते हैं इसके बारे में? वाकई में, और मतलब इंडिविजुअल ब्रिलियंस वही कि मेसी, नेमार और एम्बापे के ऊपर इनकी बहुत ज़्यादा रिलायंस है। और उन्हीं की वजह से 3 गोल्स भी कंसीड हो जाते हैं। और फिर इनके पास इतने बड़े प्लेयर्स हैं ये तीनों कि ये फिर 4 गोल्स की कैपेसिटी भी रखते हैं, 4 गोल स्कोर। और ये वही बात है जो आप काफ़ी अर्से से करते भी आए कि ये तीनों डिफेंस में मुदाखलत नहीं करते और ना अपना इनपुट देते हैं। और उसकी वजह से जो है वो आपको लगता है लियल जैसी टीम जो है वो 3 गोल करके पीएसजी, जहाँ पे अशरफ हकीमी और इस तरह के डिफेंडर्स मौजूद हैं। जी बिल्कुल, लेकिन उनको भी कवर चाहिए होता है। वो ऑब्वियसली एक ही प्लेयर को रोक सकता है। 2-3 अगर आ जाते हैं अटैकर्स तो उनको फिर मुश्किल हो जाता है। और बायर्न म्यूनिख ने भी पिछले मैच में, मतलब पिछले 2-3 मैचेस में काफ़ी डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस थी। मार्से से हार गए और फिर मोनाको से हार गए, फिर बायर्न म्यूनिख से चैंपियंस लीग में भी हार गए, जो कि सबसे क्रूशल मैच था उनके लिए। अब ये मैच इसलिए भी क्रूशल था कि गोल्चर, क्रिस्टोफर गोल्चर जो कि उनके कोच हैं, और कैंपस जो कि उनके स्पोर्टिंग डायरेक्टर हैं, उन दोनों के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर था। और अगर इस सीज़न भी कोई खातिर खा परफॉर्मेंस ना हुई और चैम्पियंस लीग में बायर्न म्यूनिख से जो रिवर्स लेग है वो हार जाते हैं, तो मुझे लगता है कि इस बार पीएसजी में सिर्फ गोल्चर फायर नहीं होंगे, सिर्फ कोच फायर नहीं होंगे। मुझे लगता है स्पोर्टिंग डायरेक्टर की भी नौकरी जो है वो अब ख़तरे में पड़ गई है, क्योंकि उन्हीं की ये सिलेक्शन थी गोल्चर को सेलेक्ट करना, और वही सारी चीज़ें चला रहे हैं स्पोर्टिंग जो डायरेक्टर। आपको नहीं लगता वैसे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, क्योंकि ऑल दो ये मैच जीत गए लेकिन आपके पास इतने बड़े खिलाड़ी मौजूद हैं और तीनों परफॉर्म करके आए हैं वर्ल्ड कप में। नेमार को चले उस लेवल पे आप रेट नहीं करते, लेकिन एम्बापे फाइनल के रनर अप में हारे हैं दूसरी तरफ, और लेकिन हारने के बावजूद 4 गोल किए उन्होंने। मेसी जिन्होंने सिंगल हैंडेडली जो है वो पूरा वर्ल्ड कप जितवा दिया अर्जेंटीना को। 2 वर्ल्ड क्लास प्लेयर आपके पास हैं और परफॉर्म कर रहे हैं, फॉर्म में हैं। आप उनसे क्यों फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हो? वर्ल्ड कप से पहले तो अच्छा खेल रहे थे, लेकिन वर्ल्ड कप के बाद आप क्या प्लेयर्स, ऑफ कोर्स प्लेयर्स तो रिलैक्स होना चाहेंगे, थोड़ा पैशन कम हुआ होगा, लेकिन वो कोच
का क्या काम है फिर वहाँ पे कि आप किस तरह से, जैसे यूनाइटेड की हम कल बात कर रहे थे, किस तरह एरिक टेन हैग ने प्लेयर मार्कस रैशफोर्ड को वो बना दिया, एक स्टार बना दिया है, तो इस बारे में आपका क्या ख्याल है? बिल्कुल वैलिड पॉइंट है, और यही मोस्टली जो आजकल पंडित्स डिस्कस कर रहे होते हैं पीएसजी के बारे में, यही पॉइंट है कि पीएसजी के लिए एक ऐसा मैनेजर चाहिए जिस तरह जिडान है, एंचेलोटी है, पेप गार्डियोला है, जिन्होंने इवन निगल्समैन जो कि बायर्न म्यूनिख के कोच हैं, जर्मनी के जो करंट कोच हैं हांसी फ्लिक, वो बहुत अच्छे हैं। मतलब इस तरह के जो मैनेजर होते हैं जो मतलब जिन्होंने बड़े क्लब्स को भी मैनेज किया होता है और बड़े प्लेयर्स को भी मैनेज किया होता है। अब गाल्चर ओवरऑल फ्रेंच लीग में तो काफ़ी उनका एक सक्सेस था, लेकिन इस लेवल पे कभी उन्होंने मैनेज नहीं किया था, और एकदम से उनको एक बहुत बड़ा टास्क मिल गया। खिलाड़ी भी मिल गए, वर्ल्ड के मतलब ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम एक ऑलरेडी है और एक होने वाला है। मतलब जब इस उम्र में पहुंचेगा जो मेसी की उम्र है, तो एम्बापे भी बन चुका होगा, तो उनको फिर मैनेज करना, और फिर एक भी नहीं, दो भी नहीं, तीन प्लेयर आपकी टीम में ऐसे हैं। फिर डिफेंस में भी आपको अशरफ हकीमी बड़े जबरदस्त हैं, और भी जो सर्जियो रामोस है, मार्किनियोस है, मतलब आपके पास बेस्ट प्लेयर्स हैं। डोनारुमा जो कि यूरो जिन्होंने इटली को जितवाया था, बहुत शानदार परफॉर्मेंस थी उनकी, गोलकीपर वो भी हैं। ऑब्वियसली आपको ये भी पता है, आपने एडमिट किया है कि मुझे मेसी, नेमार और एम्बापे डिफेंस में हेल्प आउट नहीं करेंगे, आपने कोच ने खुद कहा है, तो आप फिर कुछ ना कुछ तो गलत कर रहे हैं कि हर मैच में आप गोल कंसीड कर रहे हैं। इस मैच में भी आपने 3 गोल कंसीड कर लिए। बिल्कुल आपको पता है कि ये तीनों ने नहीं करना, आपको डिफेंस करके नहीं देना। आप अपनी स्ट्रेटजी ऐसी बनाएं, कुछ इस तरह से करें, ऐसे आप बाकी प्लेयर्स को ऐसे मैनेज करें कि इतना तो लीक ना करें ना गोल्स। मतलब 3 गोल तो कोई भी बेशक। तो आपको लगता है कि ये जो आज 3 गोल हुए हैं इस मैच में, उसमें भी यही प्रॉब्लम नजर आई है कि उन तीनों का पीछे वापस ना आना, और उसी वजह से काफ़ी ज़्यादा मिड से भी इतनी हेल्प नहीं मिल रही थी, तो डिफेंडर्स के लिए मुश्किल था। यहाँ आपको लगता है कि डिफेंस की गलतियाँ थी? मुझे तो अभी करंटली लगता है कि बस गाल्चर का जो टाइम है वो अब ख़त्म होने के करीब आ गया है, और उनसे नहीं हो रहा मैनेज, क्योंकि आप सिर्फ इन 3 प्लेयर्स को बार बार तो क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते। एक चीज़ वैलिड है, एक मतलब विजिबल है और सबको पता भी है, और वो हो भी नहीं रही, तो आप कोई और फिक्स ढूंढते हैं ना, और उसका कोई फिक्स उनके पास नहीं है, कोई क्लू नहीं है कि कोई क्लू नहीं है कि उनको कैसे इस चीज़ को हैंडल करना है, कौन से प्लेयर्स को खिलाना है बाकी पोजीशंस पे जो कि कवर दे सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फेलियर है, और ये वेकअप कॉल उनको तब मिलेगी जब चैंपियंस लीग से आउट होंगे बायर्न म्यूनिख से। उम्मीद है कि वो आगे जाएं, क्योंकि पीएसजी एक ऐसी टीम है। लेकिन आपको लगता है अब तीनों प्लेयर्स भी उस फॉर्म में नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन इंडिविजुअल ब्रिलियंस नजर आई है, लेकिन एम्बापे की, नेमार की, और मेसी ने जो आखिरी गोल किया, बिल्कुल बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रियल की। लेकिन यहाँ पे जो है वो पीएसजी ने ये मैच जीत लिया है 4-3 से, और जो प्लेयर हमने फीचर किए हैं वो हैं, अब 3 टॉप क्लास प्लेयर इनके पास हैं, लेकिन हमने जो फीचर किए हैं वो हैं किलियन एम्बापे। और क्यों हमने इनको फीचर किया है, पहले स्टैट्स पे एक नज़र डालते हैं। 9.3 रेटिंग थी, आप ज़रा गौर से देखिए। गोल्स जो थे वो 2 थे, और जो टचेस जो थे वो 39 थे। 90% जो है वो एक्यूरेट पासेस थे, 3 पासेस इनटू थर्ड फाइनल थे, और 3 रिकवरीज थी। अफरीदी, एम्बापे जो है उनको आपने फीचर किया है, बाकी दोनों से अच्छा खेले हैं ओवर पूरा मैच। हाँ, नेमार ने तो बस सिर्फ गोल ही स्कोर किया है, उन्होंने कोई इम्पैक्ट क्रिएट नहीं हो गया उनसे, वो भी हो गया है वो भी। लेकिन मेसी ने काफ़ी क्रूशल गोल किया, उसको भी बनता था, लेकिन ओवरऑल मैच में परफॉर्मेंस आप देखें कि 3 रिकवरीज जो आखिर में आपने बोला वो बहुत क्रूशल स्टैट है यहाँ पे। 3 रिकवरीज का मतलब है कि उन्होंने डिफेंस में हेल्प आउट किया है, 3 बार उन्होंने बॉल को रिकवर किया है अपनी डी से। तो ये एक खुशाइंद बात है कि एम्बापे एटलीस्ट इन तीनों में से वो एक ऐसे प्लेयर हैं जो कि ट्रैक बैक करके डिफेंसिवली थोड़ा सा हेल्प आउट कर रहे हैं। जी हाँ, और अब बायर्न म्यूनिख के अगेंस्ट एम्बापे आपको फिट नजर आ रहे हैं? आप जिस तरह वो फॉर्म में आ गए हैं, आपको लगता है कि मुश्किल होगा अब? हाँ, बायर्न म्यूनिख के पहले मैच में एक प्लस पॉइंट ये भी है उनके लिए कि नेमार नहीं है, क्योंकि उनके लगती नहीं है, तो वो शायद ज़्यादा ब्रिलियंट परफॉर्म कर जाए। हाँ, ये भी है एक पॉइंट। बहुत सारी पॉइंट्स हैं जो कि वाकई में ब्लेसिंग इन डिस्गाइज बन सकती हैं पीएसजी के लिए नेमार का ना होना। एक तो वो एम्बापे थोड़ा सा, और एम्बापे ने इवन इस मैच में भी कहा है कि उन्होंने पहले स्टेटमेंट दिया था कि हमें मतलब अच्छा खुराक और अच्छी नींद लेनी चाहिए, और उन्होंने एक तरह से टॉन्ट किया था पिछले उनके मतलब बयान में नेमार को, कि नेमार क्योंकि जब हार भी गए थे बायर्न म्यूनिख का मैच, तो अगली उसी रात को नेमार को उनको देखा गया था मीडिया के थ्रू कसिनो में। तो मतलब इतनी हार के बाद आपको वो एक तरह से टॉन्ट था
कि अच्छी डाइट और अच्छी नींद अगर आप लें तो आप फिर अच्छी परफॉर्मेंस भी जो है वो उन्होंने इस मैच में, और ये वो जो इंजर्ड भी हुए हैं उसमें भी कोई ना कोई यही वजह हो सकती है। और अभी दोबारा से इसीलिए इनसे पूछा भी गया एम्बापे से सवाल कि अभी क्या कहते हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, मेरा मकसद तो वो नहीं था कि मैं नेमार को कर रहा था, मैंने तो बस वैसी बात कर दी थी। हालांकि अभी बनता था, क्योंकि अभी देखें अगर उनका रेगुलर हर साल उनकी इंजरी आती है नेमार की, और मतलब आधा साल तो इंजरी की वजह से है ना, वो उस लेवल पे ट्रेनिंग नहीं है और उस लेवल और पे उनके बारे में एक वो भी मशहूर है कि जब साल में एक बार तो ये फेक भी करते हैं पार्टी करने के लिए, मतलब चिल करने के लिए ये इंजर्ड हो जाते हैं खुद को कुछ एक आध 2-3 हफ्तों के लिए। तो ये भी चीज़ें हैं। लेकिन एक और वैलिड पॉइंट था इस मैच से कि पीएसजी इतनी प्रेशर में आ गई है कि उनका जो डायरेक्टर, स्पोर्टिंग डायरेक्टर कैंपस है, वो नीचे, मतलब वो तो स्टैंड में बैठ के वीआईपी लाउंज से मैच देख रहा होता है, वो आके कोचिंग स्टाफ के साथ खड़ा नहीं होता। वो इतना प्रेशर में थी पीएसजी कि वो नीचे आके कोच के साथ कोचिंग कर रहा था। तो आप देखेंगे कितना अभी एक क्रूशियल सिचुएशन में पहुंच गई है। बिल्कुल, अगले मैचेस भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं पीएसजी के लिए, और यहाँ पे पीएसजी ने ये मैच अपने नाम किया है। चले मैच जीत लिया, परफॉर्मेंस शायद उस लेवल पे नहीं थी जो कि पीएसजी से एक्सपेक्ट की जाती है, क्योंकि क्लिनिकल परफॉर्मेंस इनसे एक्सपेक्ट की जाती है। इतने बड़े बड़े जो खिलाड़ी हैं इनके पास नाजरीन, वो पता नहीं फिर अगर सिर्फ वो मुश्किल से ही मैच जीतने फिर उनका क्या फ़ायदा। तो आफरीदी ने भी कहा है कि कोचेस के ऊपर अब बात आ चुकी है, मैनेजमेंट में जो स्पोर्टिंग डायरेक्टर है उनका, उसके ऊपर भी बात आ चुकी है। तो लेट्स सी, शायद उस प्रेशर का ही कोई आगे देखा जाए कि उसका कोई रिजल्ट अच्छा निकले। नेक्स्ट जो मैच हम जिसकी बात करने जा रहे हैं वो है बायर्न म्यूनिख वर्सेस मॉन्चेनग्लैडबाख। ये वो मैच है जिसने हैरान कर दिया सबको, वो इसलिए कि मॉन्चेनग्लैडबाख जो है उन्होंने ये मैच 3-2 से जीत लिया है। बायर्न म्यूनिख जिसने पीएसजी को हराया वो मॉन्चेनग्लैडबाख से हार गई है। ये अब क्या खिचड़ी पक रही है, क्या कहानी हो रही है, पहले स्टैट्स पे एक नज़र डालते हैं, फिर देखते हैं, अफरीदी से पूछते भी हैं। स्टैट्स आपके सामने हैं। मॉन्चेनग्लैडबाख आप देख रहे हैं 17 शॉट्स थे उनकी तरफ से, जबकि 13 बायर्न म्यूनिख की तरफ से थे। शॉट्स ऑन टारगेट में भी मॉन्चेनग्लैडबाख आ गई थी। 7 शॉट्स ऑन टारगेट थे जिसमें 3 कन्वर्ट किए, 5 थे बायर्न म्यूनिख के पास जिसमें से 2 कन्वर्ट किए। पोजेशन भी ज़्यादा था मॉन्चेनग्लैडबाख के पास, आप देख रहे हैं 54% था, जबकि 46% था बायर्न म्यूनिख के पास। पास एक्यूरेसी, फाउल्स, कॉर्नर्स जो हैं वो 4 थे, उसमें भी आगे थे मॉन्चेनग्लैडबाख, जबकि बायर्न म्यूनिख जो है उनका कोई कॉर्नर नहीं था। पास एक्यूरेसी में भी आगे थे और पासेस में भी आगे थे, हर चीज़ में ही आगे थे। आप बायर्न म्यूनिख का ट्रेनिंग समझ के खेल रही थी इस मैच को, या उन्होंने कहा कि जितवा देते हैं, या फिर उन्होंने कोशिश काफ़ी की, लेकिन मॉन्चेनग्लैडबाख ने कहा भाई हम पीएसजी नहीं हैं, हम बहुत अच्छी टीम है। वाकई में ये एक अपसेट कंसिडर होगा, लेकिन क्योंकि वो है कि मॉन्चेनग्लैडबाख हमेशा से टफ टाइम देती है। पिछले 5 मैचेस में बायर्न म्यूनिख एक भी मैच नहीं जीती मॉन्चेनग्लैडबाख से। तो ये एक काफ़ी एक स्ट्रेंज स्टैट है इनके लिए, ख़ास करके कि इतना डोमिनेंट है ये जर्मन बुंडेसलीगा में, पिछले 10 साल से जीतती आ रही है, लेकिन इस टीम से कभी नहीं जीती। लेकिन इस टीम से पिछले 5 मैचेस में एक भी मैच नहीं जीती, और इतनी फॉर्म में होने के बावजूद भी ये मैच भी हार गई। वजह क्या थी? क्या एक तो मेन जो वजह थी उनकी, जो ओपामेकानो, डैट ओपामेकानो, उनको रेड कार्ड मिल गया था, शुरुआत में ही मिल गया था, तो उसकी वजह से भी एक खिलाड़ी इनका कम था पूरे मैच में ऑलमोस्ट। तो वो भी, लेकिन ओवरऑल भी बोरुसिया मॉन्चेनग्लैडबाख बहुत अच्छा खेली इस मैच में। उन्होंने चांसेस भी क्रिएट किए, उन्होंने मतलब अपने जो उनको चांसेस मिले उनको फिनिश भी अच्छा किया, और बायर्न म्यूनिख बहुत ऑफ कलर नजर आई। मतलब वो टीम थी ही नहीं जो पीएसजी के साथ हमने पोर परफॉर्मेंस आप कह सकते हैं कि उनकी तरफ से। हाँ बिल्कुल पोर, मतलब आप अगर एक आपका खिलाड़ी कम भी है लेकिन उसके बावजूद भी मतलब जो न्यूकासल ने लिवरपूल के अगेंस्ट फाइटिंग स्पिरिट दिखाई थी, वो हमें इनकी तो अब ये हार गए हैं और पीएसजी जीत गई है। इन दोनों ने अब सेकंड लेग में भी आमने सामने होना है। ये हार कितनी इनके लिए बुरी साबित हो सकती है नेक्स्ट मैच में, और पीएसजी की वो जो विन है वो आपको क्या लगता है, मतलब कि मुश्किलात पड़ सकती हैं बायर्न म्यूनिख को? ये तो है ऑब्वियसली, लूज तो हार ही होती है, और साइकोलॉजिकल पड़ सकता है फ़र्क, ख़ास करके जब एक टीम इस तरह जीती है कि बिल्कुल आखिरी लम्हात में। और आप देखें कि जब वो जीती तो सारा, मतलब सारे प्लेयर्स और कोचिंग स्टाफ ऐसे सेलिब्रेट करा था कि उन्होंने कोई ट्रॉफी जीत ली हो, और फिर आप इस तरह हार जाते हैं कि आपका कोच भी रेफरी को ताने दे रहा है ताकि मीडिया उनके ऊपर और उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर सवाल ना उठाए। इनकी एक टैक्टिक होती है मोस्टली जो कोचेस होते हैं बायर्न म्यूनिख के,
कि वो जब, क्योंकि बायर्न म्यूनिख बुंडेसलीगा में तो एटलीस्ट नहीं हारती, और जब हारती है तो कोई ना कोई कोच जो है मीडिया की अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए कुछ ना कुछ कह देता है। तो इस मैच में भी हमने देखा कि उन्होंने अंपायर को कुछ नाज़िबा अल्फाज उनके लिए यूज़ किए, जो कि फिर बाद में मीडिया में वही चीज़ हाईलाइट हुई, और जो बायर्न म्यूनिख की हार थी वो बैक साइड पे चली गई थी। तो स्ट्रेटजी तो अब उनकी कामयाब हुई, लेकिन ये कि एक और इसका एंगल है कि बायर्न म्यूनिख क्योंकि हार गई है तो वो अब और थोड़ा सा मोटिवेट होगी, और यहाँ जो इन्होंने गलतियां की हैं अच्छा, वो कोशिश करेगी कि वो एटलीस्ट पीएसजी, क्योंकि वो बहुत ही क्रूशल मैच है, वहाँ तो इनसे रिपीट ना करे। और बिल्कुल, ये 2 गोल जो है वो बायर्न म्यूनिख की तरफ से किए गए, और जो प्लेयर हमने फीचर किए हैं इस मैच में वो हैं योनास हॉफमैन। आइए उनके स्टैट्स पे एक नज़र डालते हैं, क्यों हमने उनको फीचर किया है। ये देख रहे हैं आप, 9.4 रेटिंग थी इनकी, और गोल्स जो थे वो 1 असिस्ट 2 किए हैं, एक्यूरेट पासेस 83% थे, चांसेस जो क्रिएट किए वो 7 थे, टचेस 91 थे। योनास हॉफमैन, आफरीदी, आपकी नज़र में, आपने तारीफ तो की है, लेकिन ये वो प्लेयर हैं जो आपको किसी और क्लब में नज़र आ रहे हैं आगे? बायर्न म्यूनिख अगर इन्होंने जाना भी है तो बड़ा क्लब जो इनके लिए, ऑब्वियसली मैंने पहले भी मेंशन किया है कि बायर्न म्यूनिख ही, फिर जब आप जर्मन बुंडेसलीगा में खेलते हैं और बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं तो आपको जो नेक्स्ट बड़ा क्लब है बायर्न म्यूनिख ही नज़र आता है। तो बायर्न म्यूनिख के जाने के चांसेस होंगे इनके लिए, इनके पास वही एक सोल्यूशन है। लेकिन इस मैच में तो पूरे यूरोप में सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस इस वीकेंड जो थी वो योनास हॉफमैन ने दी। उन्होंने 3 गोल्स में कंट्रीब्यूशन उनका था, एक तो खुद स्कोर किया, 2 को असिस्ट किया, तो बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस। बिल्कुल, मॉन्चेनग्लाडबाख ने ये मैच बुंडेसलीगा का बायर्न म्यूनिख से जीत लिया है, और 3-2 के मार्जिन से जो है वो ये मैच जीता, यानी 3 गोल्स किए ग्लाडबाख ने, 2 गोल्स बायर्न म्यूनिख ने किए। अब नज़र डालते हैं बाकी कुछ लीग्स के मैचेस पे भी, सीरी आ के मैचेस पे एक नज़र डालते हैं। और सीरी आ के मैचेस में जो मैचेस हुए हैं, मोन्जा वर्सेस मिलान, मिलान जीत गया है 1-0 से। दूसरी तरफ इंटर मिलान वर्सेस ओडिनेजे जो हैं उनके दरमियान ये मैच 3-1 से मिलान, यहाँ पे इंटर मिलान जो है वो जीता है, और दोनों मिलान जो है वो जीत गए अपने मैचेस। और फिर स्पेट्सिया वर्सेस यूवेंटस, यूवेंटस क्राइसिस के बावजूद ये मैच जीतने में कामयाब हुआ है 2-0 से। फिर जो है वो नेक्स्ट, अगर ये सीरी आ के मैचेस हैं, और सासुआलो जो है उनका मैच नपोली के साथ हुआ, अफरीदी नपोली छाई हुई है, ये मैच भी जीत गई है वो। बिल्कुल, नेपोली जो है मुझे लगता है जिस तरह उनकी परफॉर्मेंस है अभी करंटली सबसे इन फॉर्म टीम पूरे यूरोप में अगर कोई है तो नेपोली है, और नेपोली चैंपियंस लीग में सबके लिए खतरा होगी। जो भी नेक्स्ट टीम नेपोली को फेस करेगा वो डरेगा, क्योंकि इनके प्लेयर्स बहुत ज़्यादा फॉर्म में हैं, और कोई मैच हारना तो दूर की बात, गोल्स भी कंसीड नहीं कर रहे। एग्जैक्टली, नेपोली ने बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे बुंडेसलीगा की। जर्मन बुंडेसलीगा में और भी मैचेस हुए हैं, और वो किस किस के हुए हैं। VfL बॉचम वर्सेस SC फ्राइबर्ग के दरमियान ये मैच हुआ है, जो कि 0-2 से फ्राइबर्ग ने अपने नाम किया है। फ्रैंकफर्ट वर्सेस वर्डर के दरमियान मैच हुआ है, जो कि 2-0 से फ्रैंकफर्ट अपने नाम कर चुकी है। वॉल्फ्सबर्ग वर्सेस RB लाइप्जिग जो है उनके दरमियान ये मैच हुआ है, 3-0 से लाइप्जिग ने अपने नाम किया है। और यूनियन बर्लिन वर्सेस शाल्के, ये एक और झटका लगा यूनियन बर्लिन को, ये मैच जीत नहीं सके, बराबर हो गया 0-0 से। और लेवरकुसेन वर्सेस माइंस के दरमियान मैच, लेवरकुसेन हार गया है अफरीदी, 3-2 से हार गया है। माइंस ने ये मैच जीत लिया है। इनका भी वही चल रहा है, उतार चढ़ाव, बिल्कुल, कभी जीतते हैं कभी हारते हैं। बिल्कुल, और फिर एक मैच जिसको हम डिस्कस भी करेंगे, डॉर्टमंड वर्सेस हार्था। ये मैच अफरीदी डॉर्टमंड ने 4-1 से जीत लिया है, इजी विन थी, क्लिनिकल परफॉर्मेंस थी। डॉर्टमंड खतरनाक नज़र आ रही है आपको? जी बिल्कुल, अभी तो पॉइंट्स भी, अब यूनियन बर्लिन के पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि वो टेबल टॉपर्स बन जाते अगर वो जीत जाते अपना मैच, क्योंकि बायर्न म्यूनिख जो है लूज गई, अपना मैच हार गई, और डॉर्टमंड ने भी जीत लिया। डॉर्टमंड को ये बेनिफिट मिला कि दोनों जो टॉप टीम्स थी, एक हार गया, एक ने ड्रॉ कर लिया, तो उनको एक अपॉर्चुनिटी मिली पॉइंट्स इक्वल करने की। 43 पे अभी सारे तीनों आ गए हैं, तो उन्होंने इस चांस को अवेल किया, और आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, बहुत ही शानदार 4-1 से उन्होंने ह्यूमिलिएट किया। और सारे प्लेयर्स, खास करके मार्को रोयस ने फ्री किक से बहुत ही शानदार गोल किया, और कैप्टन हैं। और ये इनका ब्लैक किट मुझे बहुत पसंद आई, इन्होंने इस मैच में यूज़ की अपनी ऑल ब्लैक किट, जो कि ओवरऑल सोशल मीडिया पे भी इनको क्या कोई रीज़न था या वैसे ही? नहीं, नेक्स्ट जो सीज़न आ रहा होता है उनके लिए ये पहले से ही किट्स यूज़ मतलब कर लेते हैं कि उसमें फिर कौन सी ऐसी किट्स हैं जो मतलब जो फैंस हैं उनको ज़्यादा पसंद आती हैं, तो वो फिर
अवे मैचेस में यूज़ करते हैं, तो वो एक सीक्वेंस था उसके। बिल्कुल, ला लीगा के मैचेस को भी थोड़ा डिस्कस करते हैं, वो भी हुए हैं। और ओसासुना वर्सेस रियल मैड्रिड के दरमियान जो मैच हुआ है उसमें 0-2 से रियल मैड्रिड ने कामयाबी हासिल की है। दूसरा मैच जो है वो एथलेटिको मैड्रिड वर्सेस एथलेटिक क्लब के दरमियान हुआ है और इसमें 1-0 से एथलेटिको मैड्रिड ने कामयाबी हासिल की है। बार्सिलोना वर्सेस कैडिज, ये मैच भी बार्सिलोना ने 2-0 से जीत लिया है। रियल मैड्रिड भी अफरीदी जीते हैं यहाँ पे, लेकिन बार्सिलोना भी जीता है, तो बार्सिलोना को पकड़ना मुश्किल होता जा रहा है रियल मैड्रिड के लिए। बिल्कुल, और ख़ास करके बार्सिलोना, मतलब जिस तरह उनकी डिफेंस है, कोई गोल नहीं कंसीड कर रही। और अभी यूरोप में सबसे फ्यूएस्ट गोल, सबसे कम गोल अगर किसी टीम ने कंसीड किए हैं तो वो वर्ल्ड कप के बाद ओवरऑल इस सीज़न में अच्छा, सबसे कम गोल उन्होंने कंसीड किए हैं, तो काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस। पहले वर्ल्ड कप से पहले इनका ये सिचुएशन थी कि गोल्स अगर कंसीड नहीं कर रहे थे तो खुद भी स्कोर नहीं कर रहे थे। अभी ये है कि अभी गोल भी करना शुरू हो गए हैं और कंसीड भी नहीं कर रहे। वेलकम बैक टू गोल्डन बूट। सबसे पहली ट्वीट आज के प्रोग्राम की शामिल करते हैं। लिवरपूल हैव नो प्लान्स टू सेल द क्लब आउटराइट। अफरीदी, FSG नॉट सेलिंग LFC। क्या है ये कहानी? फैनवे स्पोर्ट्स ग्रुप जो कि लिवरपूल को ओन करता है, मेजॉरिटी स्टेक्स उनके हैं। और इनके जो ओनर हैं, FSG के जो हेड हैं, वो है जॉन W हेनरी। और उन्होंने अपनी रिसेंट इंटरव्यू में कहा है कि मैंने ज़रूर ये कहा था कि हम लिवरपूल को बेच रहे हैं, लेकिन मैंने ये नहीं कहा था कि हम पूरे की पूरे स्टेक्स अपने बेचेंगे। और हम सिर्फ कुछ शेयर्स बेचेंगे, वो भी जब हमें एक अच्छी ऑफर आती है। और अभी क्योंकि इनकी जो सेल थी वो मैनचेस्टर यूनाइटेड से पहले, ग्लेजर्स फैमिली से पहले, FSG ने जो जॉन हेनरी है उन्होंने अनाउंस कर दिया था कि मैं लिवरपूल को बेच रहा हूँ, लेकिन कोई अच्छी ऑफर अभी तक आई ही नहीं। तो इस वजह से भी पंडित्स कह रहे हैं कि उन्होंने अपने बयान से ट्रैक बैक कर लिया और अभी कह रहे हैं कि हमने नहीं बेचनी। तो ये ऑब्वियसली अब कुछ स्टेक्स ही बेचेंगे, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि हम 20 साल से डिफरेंट स्पोर्ट्स, उन्होंने अमेरिकन स्पोर्ट्स में भी उन्होंने लिए हैं क्लब्स और वो भी ऑन करते हैं। तो उन्होंने कहा है कि हमने पिछले 20 साल में कौन सी ऐसी कंपनी या ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारे अंडर है और हमने बेची हो, ऐसा कोई क्लब हो, तो हम क्यों पूरा स्टेक तो हमने बेचना ही नहीं है। तो बिल्कुल जी हाँ, लेट्स सी आगे क्या इसके बारे में न्यूज़ आएगी, वो भी हम शेयर करेंगे। नेक्स्ट ट्वीट क्या है हमारे पास, दिखाइए। नेक्स्ट आपके सामने, लुका मॉड्रिक ऑन कॉन्ट्रैक्ट expiring next June. I have not talked to the club yet. Of course, I want to stay, but because I deserve it, not because I am Modric. Whatever happens with my future, my love for Real Madrid will never change. This is the club of my life. लुका मॉड्रिच एक्चुअली में उनका कॉन्ट्रैक्ट अभी इस समर ख़त्म हो जाएगा रियल मैड्रिड के साथ। और अभी खबरें ये हैं कि रियल मैड्रिड का, ख़ास करके फ्लोरेंटिनो पेरेज, जितना भी बड़ा लेजेंड हो, जितना भी बड़ी अचीवमेंट उन्होंने रियल मैड्रिड के लिए की हो, वो बिजनेसमैन है और सिर्फ अपने फ़ायदे का देखता है। तो मॉड्रिच जो हैं अब मतलब आखिरी उनका कैरियर के आखिरी साल है और उन्होंने जितना लेना था उनसे मैक्सिमाइज 2012 में टॉटनम से ख़रीदा था और 467 मैचेस रियल मैड्रिड के लिए खेल चुके हैं और 22 ट्रॉफीज जीत चुके हैं। तो इनके लिए तो और कुछ अचीवमेंट रहना ज़रूरी भी अब मैटर भी नहीं करता, लेकिन ये है कि जूड बेलिंगम क्योंकि ख़रीदना चाह रही है रियल मैड्रिड, तो मोस्टली पंडित्स कह रहे हैं कि शायद इनका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू ना किया जाए और इनको जाने दिया जाए। दूसरी तरफ मॉड्रिच ने अपने इंटरव्यू में कहा है, क्योंकि उनका आज लिवरपूल के साथ मैच है चैंपियंस लीग में, तो उस मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने कहा है कि मुझे कॉन्ट्रैक्ट मैं इसलिए नहीं चाहता कि मुझे बस तोहफे में मिल जाए कॉन्ट्रैक्ट, मेरा नाम जो है क्योंकि मैंने बहुत कुछ अचीव किया। मैं चाहता हूं कि मैं अपनी परफॉर्मेंसेस इतनी बेहतर करूं तो मुझे हाँ, मतलब आने वाले मैचेस में भी इतना अच्छा खेलूं कि वो मजबूर हो जाए मुझे कॉन्ट्रैक्ट। साथ ही 2 लाइनें ऐसी बोल गए हैं कि मतलब शायद वो चले जाएं, लेकिन जूड बेलिंगम अगर उनकी जगह पे आते हैं तो वो भी खुशी होंगे रियल मैड्रिड के लिए, क्योंकि एक अच्छा इजाफा होगा, एक अच्छे खिलाड़ी की जगह पे एक अच्छा खिलाड़ी जो है वो आएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, रोनाल्डो आ गए हैं फिर से, आफरीदी लेके आते हैं रोनाल्डो को। अकॉर्डिंग टू द मिरर, अल नसर सुपरस्टार, ये भी वैसे दिन आने थे कहने का कि अल नसर सुपरस्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो पेड अ मैसिव होटल बिल ऑफ 2,50,000 euros बिफोर परमानेंटली मूविंग टू हिज न्यू हाउस इन सऊदी अरेबिया। ये क्या कहानी है? ये पैसे दे नहीं रहे थे पहले, इकट्ठे होते रहे होटल के, या फिर उन्होंने जो है वो क्या एक्चुअली में बहुत हैवी इन्होंने बिल पे किया है एक साथ ही। और अभी तक अल नसर में जो इनका सऊदी अरब में स्टे था, अभी तक ये एक लग्जोरियस होटल में स्टे इनका था फैमिली का,
पूरे। और वो सऊदी अरब में अपने लिए एक परमानेंट रेजिडेंस ढूंढ रहे थे घर, तो अभी घर उन्होंने ख़रीद लिया है और उसमें उन्होंने शिफ्ट कर लिया है। तो होटल का बिल जो था वो बहुत ज़्यादा आ गया था, तो वो भी एक हेडलाइन बन गई थी। तो इस वजह अच्छा, ये उसी होटल का बिल था जहाँ पे पहले रह रहे थे? जहाँ पे हाँ ये इनकी क्या कर रहे थे? 2.5 लाख यूरो, मतलब क्या उन्होंने किया है? ऑब्वियसली लग्जोरियस होटल था, तो मतलब वैसे भी उनके लिए फर्क नहीं पड़ता ना, वो उनके लिए ये अमाउंट कुछ नहीं है, लेकिन 2,500 के लिए जैसे न्यूज़ के लिए बहुत बड़ी अमाउंट है। हाँ, न्यूज़ बनाने के लिए, और वैसे भी जो है वो एनीवेज ज़रूरत नहीं होती इतने पैसों की किसी भी आदमी को। आई डोंट नो कि क्या है ये कहानी। नेक्स्ट जो है वो क्या है जी, हमारे पास वीडियो है। आफरीदी, वीडियो को ज़रा बताएं किस तरह से ये आपने सिलेक्ट की वीडियो और क्यों की? क्योंकि ये फुटबॉल कम और लड़ाई ज़्यादा है। और ये अच्छी स्लाइड थी जो फुटबॉल के बाद उस लड़के ने आके की थी। आप देख रहे हैं यहाँ पे उन्होंने अच्छा डॉज किया था और डॉज करके फिर आगे गए थे, और फिर ये गलत किया था वैसे रेड जो खिलाड़ी थे उन्होंने, और फिर ग्रीन के जो थे, जिस तरह मेसी के साथ नहीं वो होते बॉडीगार्ड, क्या नाम था उनका? वो जी बिल्कुल रोड्रिगो डिपॉल। हाँ, डिपॉल जो थे वो होते हैं, वो उनका बॉडीगार्ड है। और मेसी को अगर कोई किस तरह से करे तो वो फिर आ जाते हैं। यहाँ पे भी वही लगा है कि वो उन्होंने खुद तो कुछ नहीं किया, लेकिन उनके बॉडीगार्ड आए और उन्होंने आगे ऐसा स्लाइड किया। उन्होंने कहा अच्छा तुमने उसके साथ किया, लो फिर। तो वहाँ पे फिर लड़ाई शुरू होगी। एनीवेज, ये प्रोग्राम आज कुछ ट्वीट्स और कुछ वीडियोस और एक रिपोर्ट भी हमने शामिल की, और कुछ मैचेस भी हमने आपके साथ डिस्कस किए हैं डिफरेंट लीग्स के। कल दोबारा से आपसे मुलाकात होगी गोल्डन बूट में। आप लोग देखते रहिए फास्ट स्पोर्ट्स, होम ऑफ चैंपियंस। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान अली मिर्ज़ा और सहरयाब अफरीदी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।